हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IFS। तो आज हम आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके लिए इंडिया में फर्स्ट टाइम IFS ने आपका कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें 40 वैकेंसीज है। ऑलरेडी हमने उसका वो वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे। और उसके लिए सबसे पहले इंडिया में कोर्स अनाउंस करने वाला भी IFS ही है। IFS आपको सारे कोर्सेस में आरपीएससी में आपको कोर्स दे रहा है। बॉटनी, जूलॉजी, जो भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स है, केमिकल साइंस के सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स में आपको कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से लिंक को शेयर करो। फिर आज हम आपका पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर डिस्कशन करने वाले हैं आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका, मतलब लेवल क्या होती है, आपकी पढ़ने की लेवल क्या होनी चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। और किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी का पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो फिर जल्दी से लिंक को शेयर कर दो आप लोग। मारुति गुड आफ्टरनून जी, मनीष कुमार गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मोनिका। आज हम आरपीएससी का पेपर डिस्कशन करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे सारे। रेगुलरली अगर आप आरपीएससी का स्टडी कर रहे हो, रेगुलर अपडेट्स चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है डिस्कशन के लिए, जो आरपीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका डेली यहाँ पे पेपर डिस्कशन होगा। डिस्कशन होगा ऑल। आपको क्या करना है, आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ शेयर करना है। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया होगा, 2 ही लाइक्स यहाँ पे, तो आपको जल्दी से लाइक कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्वेश्चंस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यहाँ पे पूछा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट जो रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से, आगे जो ग्रुप्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, उसमें पूछ रहे हैं वो लोग इंडक्टिव इफेक्ट के केस में। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टू तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, यानी कि आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि NO2 पॉजिटिव है, तो NO2 पॉजिटिव कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है। तो किसी R ग्रुप को किसी का लगेगा, तो इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब क्या है, द टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अगर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इसका मतलब है आपका ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, इसीलिए ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। CO2H की बात करो तो C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो पूछा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स, तो ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे, फर्स्ट केस वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप से
अब यहाँ पे पॉइंट आता है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन देखते देखो, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको पता है जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस आर जो ग्रुप 17 होता है, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, ग्रुप 17 हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होने की वजह से ये क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे और माइनस आई इफेक्ट अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड ऑप्शन, मतलब ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले हैं, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले। थर्ड ऑप्शन है आपका OCH3। अब OCH3 की अगर बात करोगे तो आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ग्रुप 16 एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन, दैट इज अगेन इलेक्ट्रोनिगेटिव। ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में आपको क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट में आपको देखना है कि जो कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर अटैच होगा तो वो माइनस आई इफेक्ट आपका अप्लाई होगा। ठीक है, तो इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, सो इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इट इज शो, इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। अब बात आती है यहाँ पे सेकेंड जो ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है C6H5, C6H5, सो C6H5 इज योर बेंजीन। ओके, यहाँ पे अगर कोई कार्बन अटैच है CH2, तो इस सिस्टम के लिए, ये जो सिस्टम है यहाँ पे ये दिया हुआ सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए ये कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेगा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस हो जाती है यहाँ पे। अगर देखते हो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और देखोगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो इसका होगा sp2। तो sp3 और sp2 में आपको एक बात यहाँ पे समझ में आएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो sp की ज़्यादा होती है, देन sp2 की होती है, देन sp3 की होती है। इसका मतलब sp2 क्या करेगा यहाँ पे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एज कम्पेयर टू sp3, इसीलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट अप्लाई करेगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें भी क्या है आपका? माइनस आई इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हमारे रॉन्ग ऑप्शन हुए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं आपके CH3 एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो देखते हैं, देखो कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो CH3 जो होता है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन में, अगर हाइड्रोजन की और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करोगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे देता है। ये यहाँ पे जो CH2 सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या हुआ? डोनेटिंग हुआ। सेम केस आपकी यहाँ पे ऐसे होती है, टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ये आगे इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये प्लस आई दोनों में प्लस आई इफेक्ट होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, वेयर इज दैट? ऑप्शन 4th। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 4। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो पूछा है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिए हुए हैं, तो फर्स्ट का स्ट्रक्चर में लिख लेता हूं। देखो फर्स्ट आपको दिया हुआ है बेंजोइक एसिड है, C+O OH, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे CO2H। मेटा यानी कि मेटा पोजीशन ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो, मेटा ये प्यारा। ठीक है, तो ये मेटा अमीनो यानी NH2, मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। थर्ड दिया हुआ है, देखो क्या है थर्ड? ये बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था। पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, मिथॉक्सी यानी
OMe ग्रुप होगा, तो यहाँ पे CO2H और यहाँ पे OMe। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर आप देखते हो, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें पूछा हुआ है आपको स्ट्रक्चर्स पहले आने चाहिए, उसके बाद आपको पूछा हुआ है यहाँ पे एसिडिटी। अब अगर ये देखोगे तो ये -R इफेक्ट अप्लाई करेगा, ये +R इफेक्ट अप्लाई करेगा। तो +R इफेक्ट कैसे, यहाँ से डिलोकलाइजेशन करेगा तो ये +R इफेक्ट अप्लाई होगा, तो ये तो आपका एसिडिटी डिक्रीज करेगा, तो ये लीस्ट एसिडिक होगा। क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। अब यहाँ पे मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा हुआ है आपको। अब यहाँ पे NH2 - I इफेक्ट अप्लाई करेगा, ये -I भी करेगा और -R भी करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ -R करेगा, -I नहीं करेगा। तो इससे ही आपको समझ लेना चाहिए कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मोर स्टेबल हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। बट यहाँ पे ये दोनों भी कॉन्सेप्ट नहीं लगते, तो तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। तो क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो इफेक्ट होता है, देखो आपके पास अगर कोई कंपाउंड है, CO2H है, यहाँ पे अगर कोई ऑर्थो ग्रुप होगा X, तो X क्या करेगा, X जो होगा वो X आपका यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ाएगा। यहाँ पे कोई ग्रुप अगर माइग्रेट होगा तो उसकी एसिडिटी कम होगी, तो यहाँ पे बल्कीनेस अगर होगा तो वो ग्रुप माइग्रेशन करने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2H है, यहाँ पे X है, दोनों क्या होंगे, नॉन प्लेनर हो जाएंगे। यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से दोनों नॉन प्लेनर हो जाएंगे, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो कॉन्जुगेशन अगर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे जो होता है कार्बन पे, वो डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है ये डिक्रीज होता है, ये कॉन्जुगेशन की वजह से। बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन रोक दिया गया है इस X की वजह से, इसीलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑर्थो पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो वहां पे क्या अप्लाई होता है, ऑर्थो इफेक्ट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की एसिडिटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो कोई भी अगर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट होता है, OH हो, OCH3 हो, कोई भी ग्रुप हो जो डोनेटिंग ग्रुप पे अटैच होता है, तो वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे आपको देखना है कहीं पे ऑर्थो इफेक्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है तो आप कहोगे सर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो कोई भी अगर यहाँ पे ग्रुप होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट, इसके बेसिस पे मैंने आपको क्या बताया, ये जो ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो अगर मैं इसकी साइज बढ़ा दूं तो रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ा दी जाएगी तो रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, और रिपल्शन इंक्रीज होने के बाद आपकी एसिडिटी भी क्या होगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई देता है क्वेश्चन ऐसे, यहाँ पे CO2H, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे CO2H, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे CO2H, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CO2H, यहाँ पे फ्लोरीन। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो आप -I इफेक्ट अप्लाई करोगे और एसिडिटी सबसे ज्यादा इसके बता दोगे। बट यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होती है। दिस इज वाई, दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एंड साइज इंक्रीजेस, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस एंड एसिडिटी अगेन इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, फर्स्ट की सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हेलोजन फैमिली मारुति प्लस R इफेक्ट अप्लाई करता है, यानी कि रेजोनेंस के केस जो होगी, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होती है आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, तो हेलोजेंस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इसलिए वहां पे वो +R इफेक्ट अप्लाई करता है। बट अगर इंडक्टिव की बात करोगे तो इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव प्योरली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अगर डिपेंड करता है इसका मतलब उसका
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे एसिड माइनस आई इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा इंडक्टिव इफेक्ट के केस में, और रेजोनेंस के केस में प्लस आर होगा। ओके, तो ये आपको ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द ग्रुप शोइंग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इज, तो क्वेश्चन पूछा है जो ग्रुप है वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा क्या। तो देखो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे बेंजीन ले रहा हूँ, तो बेंजीन में अगर आप नाइट्रो ग्रुप अगर ऐड करोगे, देखो नाइट्रो ग्रुप अगर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि माइनस मेसोमेरिक होगा। अगर अल्डिहाइड लगा दिया बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, यहाँ पे भी माइनस मेसोमेरिक होगा। अगेन ईस्टर के केस में भी क्या आएगा, कार्बोनिल आएगा, OR। अगेन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस मेसोमेरिक आएगा। बट अगर OH आपने लगा दिया तो OH के पास ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो ये क्या करेगा फिर, तो ये फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो छोटे छोटे 2 लोन पेयर से ये इनको डिलोकलाइज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होगा, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या होगा, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 ये 3 और ये 4, तो 4 इज योर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे माइनस मेसोमेरिक था, यहाँ पे भी माइनस मेसोमेरिक था, यहाँ पे भी माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट था। पॉइंट समझ में आया, तो यहाँ पे भी माइनस मेसोमेरिक था। नेक्स्ट देखते, देखो व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन सी बात गलत है, तो ऐसे क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द, से अभी इसमें पूछने लगे गेट IIT जैम, इन क्वेश्चंस में पूछते हैं, तो उनसे डेरिवेटिवाइज करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज नॉट फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट ट्रू फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही आप दूसरा नाम दे सकते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको क्या नाम दे सकते हो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इज पाई ऑर्बिटल। जो अल्कीन होता है, कार्बोकटायन होता है, कार्बोकटायन में क्या होता है, CH2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे MT_p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है, तो यहाँ पे सिग्मा 2p इंटरेक्शन होता है। जो अल्कीन होता है, अल्कीन में आपका यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, और यहाँ पे MT ऑर्बिटल होता है, ये इसके साथ इंटरेक्शन करता है, तो इसको कहा जाता है सिग्मा ऑर्बिटल टू पाई ऑर्बिटल। तो सिग्मा टू पाई ऑर्बिटल, इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा विथ पाई ऑर्बिटल, इट इज अगेन आल्सो करेक्ट बिकॉज इन केस ऑफ अल्कीन अगर यहाँ पे दिया होता है यहाँ पे सिग्मा टू p इंटरेक्शन होता है क्या, तो वो भी सही होता। ठीक है, अगली बार वैसे पूछ सकते हैं। इट गिव स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। जो कार्बोकटायंस होते हैं इसमें अगर आप CH3 लगा दोगे, अल्कीन में अगर ज़्यादा CH3 लगा दोगे ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स से, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशंस होंगे, यहाँ पे जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि इट गिव्स द स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। एंड लास्ट स्टेटमेंट है आपका, अभी तो आपको आंसर पता चल गया होगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये तो 100% फिर गलत होगा, और ये गलत होगा, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सूडो टाइप इफेक्ट है, तो ये सूडो टाइप इफेक्ट नहीं होता। आपका करेक्ट आंसर क्या है, 4th इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 4th इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट ट्रू। ध्यान रखना, इन बातों का भी ध्यान रखना, एग्जाम में नॉट ट्रू पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ आप लोग। अभी इतना इजी क्वेश्चन है ये, RPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, न्यूक्लियोफाइल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो AlCl3 जो होता है आपका, यहाँ पे Cl और Cl, इसमें MTP ऑर्बिटल होता है, आपका बोरॉन फैमिली में ग्रुप होता है। SnCl4 जो होता है आपका लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है।
तो ये भी क्या है, लेविस एसिड है। तो लेविस एसिड तो न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट नहीं होगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट होगा। सो इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, इट इज अगेन इलेक्ट्रोफाइल। लेविस एसिड। ROH के पास क्या है, R ऑक्सीजन और H है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इजीली अटैक कर सकता है आपके इलेक्ट्रोफाइल पे, ये इजीली अटैक कर सकता है आपके इलेक्ट्रोफाइल के। मतलब ये क्या हुआ आपका, ड्यू टू लोन पेयर इट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इट इज इलेक्ट्रॉन रीच। ओके, H3O+ की बात अगर करोगे तो इसमें आपके लोन पेयर तो प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, इसीलिए ये लोन पेयर अटैक करके अगेन पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएगी, तो ये क्या करेगी, तो ये सिंपल से अगर कोई ग्रुप आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, H+ का सोर्स होगा। और H+ क्या होता है, H+ होता है इलेक्ट्रोफाइल। H+ क्या होता है भाई, H+ होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए इतने इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपने तो 11th में पढ़ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा, सबसे पहले देखो कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या, सबसे पहले देखना है कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या। सेकंड देखना है यहाँ पे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर किसका बड़ा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला किसका बड़ा है, मॉलिकुलर चेन किसकी बड़ी है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे और उसके बाद मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देखोगे। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है क्या, देखो N पेंटेन नो H बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, डाई इथाइल ईथर नो H बॉन्डिंग, N ब्यूटिल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के केस में H बॉन्डिंग होती है क्या, आप कहोगे नहीं, बट इसमें H बॉन्डिंग होती है, इसमें वीक H बॉन्डिंग। N ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होता है, H बॉन्डिंग के लिए आपका फेमस है, तो अल्कोहल में क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल का, जिसमें क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है, मोर बॉइलिंग पॉइंट, H बॉन्डिंग इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, द रेशियो ऑफ कार्बन एटम्स इन नेप्थलीन, एंथ्रेसिन एंड डाइफिनाइल। तो सबसे पहले आपको कार्बन एटम्स का अगर रेशियो निकालना है यहाँ पे, तो आपको इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन्स पता करने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो नेप्थलीन के लिए मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, देखो नेप्थलीन के लिए मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ये होता है नेप्थलीन, हाँ ये होता है नेप्थलीन। सेकंड होता है एंथ्रेसिन के लिए, देखो क्या स्ट्रक्चर होता है, एंथ्रासीन, ये 2 रिंग्स है, यहाँ पे अगर 3 रिंग्स लिख दोगे तो आपके एंथ्रेसिन के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। और डाई फिनाइल का आपको तो पता ही है, फिनाइल के 2 रिंग्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे डाई फिनाइल के लिए ऐसे 2 रिंग्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे कितने कार्बन से, यहाँ पे हुए 6 + 4 10 कार्बन, यहाँ पे कितने हुए 6 + 4 10 + 4 14 कार्बन, यहाँ पे कितने हुए 6 + 6 12 कार्बन। तो अब इनका रेशियो पूछा हुआ है, तो इनको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 6। तो 5s2 7s2 6 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डिजाइन करने की कोशिश की थी उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन, तो 5s2 7s2 6 इसका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5s2 7s2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक ड्यू टू हुकेल रूल। तो हुकेल 4n+2 रूल क्या होता है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो हुकेल रूल देखते हैं, देखो फर्स्ट हुकेल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड, देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ मस्ट एब्सेंस ऑफ sp3 कार्बन। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कौन सी होती है, ये कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन होती है एरोमेटिक होने के लिए अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल। तो पिरिडीन की अगर बात करोगे आप, तो पिरिडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पिरिडीन का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लोन पेयर होती है, बट ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइक्लिक ये कंपाउंड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है। देखो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है। 4n+2 रूल है, अगर ऐड करोगे तो आप 1 अगर ऐड करोगे तो 2, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। साइक्लिक ये कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, कोई भी sp2 कार्बन sp3 कार्बन एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या है, प्लेनर है। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा ये, तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको बताया गया है, यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, एरोमेटिक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, एरोमेटिक है। पूछा क्या है, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक पूछा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड पूछा हुआ है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, नेप्थेलिन में एक रिंग अगर ऐड कर दोगे तो आपका एंथ्रासिन हो जाता है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, सारे कंडीशन फॉलो कर रहा है, कोई भी sp3 कार्बन नहीं है। तो बस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं मैं अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 4 × 3 + 2 अगर करोगे तो 4 × 3 + 12 + 2 यानी कि 14 आएगा। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, आपका कंपाउंड होगा एरोमेटिक। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका एरोमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन भी आपका एरोमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड की बात अगर करोगे तो पायरोल है, थर्ड की बात अगर करोगे तो पायरोल है। थर्ड आपका पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो पायरोल में भी क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 लोन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइज करती है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो आपका क्या होता है, हमने अभी देखा था ऊपर, एरोमेटिक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर प्रेजेंट है, तो आपका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे होगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका साइक्लोहेप्टाट्राइन। तो साइक्लोहेप्टाट्राइन की अगर बात करोगे यहाँ पे, साइक्लोहेप्टाट्राइन की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगा, क्या है वो, साइक्लोहेप्टा, हेप्टा मतलब 7, साइक्लो मतलब 7 मेंबर रिंग है, उसमें साइक्लोहेप्टाट्राइन है, और यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है sp3। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या थी हमारी, हमारी कंडीशन थी आपका साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और sp3 कार्बन मस्ट बी एब्सेंट, बट sp3 कार्बन इज प्रेजेंट। sp3 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। तो उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड नहीं है, तो फोर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन एरोमेटिक साइक्लोहेप्टाट्राइन। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट आपका, द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पे CH3 दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड दिया हुआ है CBr3,
CH3 CH2 है आपका, और फोर्थ है आपका CH3 और हाइड्रोजन अनायन। अब अगर बात करोगे प्राइमरी कार्बन आयन की, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी है, तो ये लीस्ट स्टेबल हुआ। इसमें और इसमें देखोगे तो ये CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये भी लीस्ट स्टेबल हुआ। उसके बाद ये, अभी इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में क्या है, आपकी कंपटीशन है। फर्स्ट और सेकंड में अगर ब्रोमीन देखोगे तो -I इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, तो -I इफेक्ट अगर अप्लाई होगा, तो -I इफेक्ट अगर अप्लाई होगा तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। इसीलिए आपका सेकंड क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको कोई ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर क्या होगी, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्यों, क्योंकि वो मिथाइल कार्बन आयन है। उसके बाद 1 ग्रुप ऐड हुआ तो डोनेशन करेगा, उसके बाद 2 ग्रुप ऐड हुए तो अगेन ज्यादा डोनेशन करेगा, इसलिए लीस्ट स्टेबल ये होगा, मोस्ट स्टेबल ये होगा, मोस्ट स्टेबल ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड डिसोसिएशन पजेस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के हाईएस्ट वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है और कार्बन नाइट्रोजन है। तो देखो, आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखते हो, पढ़ते हो, आपको समझ में आएगा। आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते होते जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये क्लोज होता है, ये कनेक्टेड होता है। स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये कनेक्टेड होता है। तो बॉन्ड जो होता है आपका, ये शॉर्ट बॉन्ड होता है, और जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी, शॉर्ट बॉन्ड होता है ये, देयरफॉर हाई स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है, शॉर्ट बॉन्ड होने की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। सबसे स्मॉल साइज किसकी, फ्लोरीन की। साइज अगर कंपेयर करोगे, तो स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, साइज होगी आपकी फ्लोरीन की इस कंपाउंड्स में। ठीक है, इसीलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है, इजीली वो ब्रेक नहीं होता। तो ये बात हमने यहाँ पे सीखी। तो यहाँ पे ये आपके ऑर्गेनिक के जो 10 क्वेश्चंस थे हमने अभी तक डिस्कस किए, और भी आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करते जाएंगे इनको रेगुलरली। ठीक है, तो जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, उसके लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्पेशल आपके लिए कोर्स है। उस कोर्स में आपको आरपीएससी से रिलेटेड, अगर आपको रिजल्ट देखना होगा, प्रीवियस जब आरपीएससी एग्जाम हुई थी तब हमारे टॉप 10 में हमारे ही स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम। टॉपर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हमारे ही थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आईएफएस की वेबसाइट पे जाना है, आरपीएस से आपको देखना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 9172266888। ये आपका नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द परचेस ऑफ कोर्स। कोई भी डाउट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। डेली आपका सेशन होगा आरपीएससी का 12 बजे 12 PM, तो आप सबको प्रेजेंट रहना है। टेक केयर, थैंक यू सो मच।